सोचो ज़रा, आपने अपने मेहनत की कमाई से थोड़े पैसे बचाए और फाइनली डिसाइड किया कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एक दोस्त या सोशल मीडिया से कोई हॉट स्टॉक का टिप लेकर आप चले गए और एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगा दिए। आपको लगा था कि पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में वो स्टॉक गिर जाता है और आपके पैसे डूब जाते हैं। और आप सोचते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई। ये प्रॉब्लम हर साल लाखों इन्वेस्टर्स के साथ होती है। लेकिन असल बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, उनके पास नॉलेज होती है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, वही प्रोसेस जो प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट यूज करते हैं, ताकि आप भी स्ट्रॉन्ग और विनिंग स्टॉक्स चूज कर सको। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि कंपनीज के सही नंबर्स और सही डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और वो भी एक फ्री वेबसाइट पे screener.com। और यकीन मानो, एक बार ये सीख लिए तो स्टॉक मार्केट को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हजारों कंपनीज टूट गई थी, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे जो सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि आगे भी बढ़े, जैसे एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। उनमें ऐसा क्या खास था? अगर आप उनके फंडामेंटल्स देखते तो आपको पता चलता कि उनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल, तो साफ आपको दिखता कि ये कंपनी स्ट्रांग है। मार्केट पैनिक हुआ, लेकिन इनके फंडामेंटल्स मजबूत थे। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये नंबर्स चेक कर रहे थे, उनको जिंदगी बदल देने वाले रिटर्न्स मिल गए। इसलिए मैं कहता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस एक एक्सरे मशीन की तरह है। ये आपको कंपनी के अंदर का हेल्थ दिखाता है, ना कि सिर्फ फ्लैशी स्टॉक प्राइसेस जो आपके ट्रेडिंग ऐप पर दिख रहा होता है। और आज मैं आपको ये एक्सरे मशीन पढ़ना सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। फंडामेंटल एनालिसिस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब वो नंबर्स और वो रेशियोज जो आपको screener.com पे देखने को मिलते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि कंपनी की कहानी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री पोजीशन और बिजनेस मॉडल। मैं आपको screener.com पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन सा टैब खोलना है और कौन सा रेशियो देखना है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग screener.com पे आ चुके हैं और ये screener.com का होम पेज है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक स्क्रीनर बना के रखा है ताकि आपको अलग से कुछ करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। ये मेरा अकाउंट है और मैंने इस पर्टिकुलर अकाउंट में अब कई सारे स्क्रीनर्स बनाए हैं। आप ये देख सकते हो, मानस स्टॉक्स रिसर्च। आप जस्ट इस नाम से सर्च करिएगा screener.com में और आपको ये स्क्रीनर मिल जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा और इसका जो फॉर्मूला है क्वेरी का वो मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये क्वेरी का फॉर्मूलाज क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है सेल्स ग्रोथ फॉर 5 years विच शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10%। सो हमें ये देना कई बार ज़रूरी पड़ता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर यू शुड यूज दिस। वाई? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंपनीज who sometimes try to fudge their numbers in their financial statements। उनका सेल्स तो होता नहीं है, बट वो क्या करते हैं, कुछ नंबर्स चेंज करके इन देयर कैश फ्लो स्टेटमेंट दे ट्राई टू शो देयर प्रॉफिट्स, राइट? बट प्रॉफिट तो कंपनी को तभी होता है जब वो सेल्स करते हैं और सेल से वो प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? Then we have a return on equity which should be more than 20%. After that we have debt to equity which should be less than 0.25। it's basically is a 25%। 0.25 और 25% दोनों एक ही बात है, right? Then we will move on to the next line, which is about the return on capital employed which should be more than 20%। return on capital employed किसी भी कंपनी का कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। उसके बाद पब्लिक होल्डिंग कम से कम 30% से लेस होना चाहिए। और ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि किसी भी स्टॉक में अगर पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस स्टॉक में प्रमोटर्स होल्डिंग कम होगा। एंड प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में, तब जाके वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि प्रमोटर्स आर दोज पीपल हु हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द कंपनी कंपेयर टू द पब्लिक इन लार्ज। ओके, देन वी विल ऑल्सो चेक द नेट प्रॉफिट विच शुड बी मोर देन 200 करोड़। ये करोड़ में फिगर्स है, ठीक है, ये 200 करोड़ है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज विच शुड बी लेस देन 10%, right? Pledge percentage should be less than 10%, or it sometimes we should also consider it as zero। अगर zero pledge percentage है तो just amazing है, otherwise we should consider a pledge percentage of less than 10%। okay,
ओके, चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। एंड क्वेरी को रन करने से हमें कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ए टोटल ऑफ 63 स्टॉक्स वी कैन सी इन दिस क्वेरी रिजल्ट। एंड आउट ऑफ द स्टॉक्स अब हमको डिसाइड करना है कि वो कौन सा स्टॉक है जिसे हम चेक करेंगे विथ आवर फर्दर फिल्टरिंग प्रोसेस। तो ये तो हमारा पहला लेयर है फिल्टरिंग प्रोसेस का, जो कि हमने screener.com में सेटअप किया है, जिसके बेसिस पे हमारा स्टॉक्स फिल्टर होता है। फिर हमें ये लिस्ट मिलता है स्टॉक्स का। ये कभी कभी 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। अभी तो ये करंटली 63 दिखा रहा है। ओके, and let's open any one of them. Let's open the TCS, Tata Consultancy Services, काफ़ी फेमस कंपनी है, and it's one of the top 10 companies in India right now. and इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको चीज़ करना है, विच इज़ द नेक्स्ट फिल्टरिंग प्रोसेस, उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहाँ पे आपको जाना है। क्वार्टरली रिजल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना है वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2022 टिल जून 2025। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, और इसको आप लाइक इमीडिएटली टू द नेक्स्ट नंबर आप कंपेयर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जून 2025 का जो नंबर दिया हुआ है विच इज 16,875 करोड़, ये आप मार्च के नंबर से कंपेयर नहीं करोगे, मार्च 2025 के नंबर से कंपेयर नहीं करोगे। जैसे कि अगर ये जून 2025 का नंबर है तो आप इसको कंपेयर करोगे जून 2024 के नंबर से। जून 2024 में 16,662 था, एंड ये बढ़ के 16,875 हो गए, जो कि जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। प्रॉफिट उतना ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ इसमें है नहीं, बट हाँ डेफिनेटली देयर वाज अ स्लाइट ग्रोथ इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा बड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चेक करना है सबसे पहला, विच इज द क्वार्टरली रिजल्ट, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द क्वार्टरली रिजल्ट। देन यू विल मूव ऑन एंड ऑल्सो चेक द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। यहाँ भी आपको एक बार जस्ट एक झलक देखना है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो ट्रेंड है क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको मार्च 2014 से देखेंगे तो ये 25,000 था, अराउंड 25,000, देन इट वेंट टू 24, देन 30, 32। सो कहीं ना कहीं हमको ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। अगर हम इसका जो करंट TTM या फिर हम इसका जो मार्च का 2025 का अगर फिगर देखें तो यहाँ पे 67,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द इनकम स्टेटमेंट। सो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, इट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड दिस शोज अ हेल्दी परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। Then let's move on to the balance sheet. In the balance sheet, we will check specifically the reserves and the borrowings. Reserves हम check कर पा रहे हैं जो कि which was 48,000, around like 49,000 in March 2014, which is 2014। तो 2014 में ये like 49,000 reserves था, जो कि बढ़ के 94,000 हो गया है एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। ईयर आफ्टर ईयर देयर वाज a slight increase in the reserves of the company। reserves वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो कंपनी बचा के अपने पास रख लेती है फॉर फ्यूचर यूज, फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। ये रिजर्व से पैसा फिर यूज होता है। एंड देन वी हैव द बोरोविंग्स। वी कैन सी दैट फॉर बोरोविंग्स ऑल्सो ये कम से कम एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करे या फिर ज़्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि किसी कंपनी का अगर बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर तो ये एक रेड सिग्नल है, ये एक रेड फ्लैग है फॉर दैट कंपनी, विच मीन्स दैट द कंपनी इज बोरोइंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। इट कैन बी फ्रॉम बेसिकली इट कैन बी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम बैंक्स, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें बोरोइंग्स का क्या हालत है, तो पहले तो ये 2014 में 297 था, विच इज 297 करोड़, एंड ये इंक्रीज होके अभी हमको दिखा रहा है 9392 करोड़। सो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस फिगर्स, द प्रीवियस हिस्ट्री। तो हाँ, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव्स है तो कुछ नेगेटिव्स भी है। इसका बोरोइंग्स काफ़ी बड़ा है, इस कंपनी ने काफ़ी बोरो किया है मार्केट से। तो हाँ, मैं इसको 100 मार्क्स तो नहीं दे सकता, बट समवेयर इट कैन स्टे अराउंड 80, 70 to 80 कि इस कंपनी का लाइक परफॉर्मेंस ओके ओके है मार्केट में।
ठीक ठाक आपको रिटर्न बना के दे देगा विद इन 1 to 2 years. So yeah, we can say that even though the reserves has shown an increasing trend, the borrowings as well has shown an increasing trend. borrowings में कोई decreasing trend हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, right? एंड देन वी कैन ऑल्सो चेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगर आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, जहाँ पे हमको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज दिखता है. मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऑपरेशन से जो इनकम आता है वो हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखता है, राइट? एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो चेक द शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि यहीं आपको नीचे दिख जाएगा. सो इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी फर्स्ट फिल्टर में लगाया हुआ था, तो वो आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस. यू कैन सी लाइक प्रोमोटर्स होल्डिंग में कितना चेंजेस हुआ इन द past few years. So starting from 2022 it was 72%, and then we can see like it was steady throughout the years. 72 से like around 72 ही रहा है, 71 हो गया, फिर 71 ही है अभी तक, 71.77%, which is the promoters holding. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रमोटर होल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होल्डिंग इन फॉर द एंटायर कंपनी. उसके साथ साथ FII एंड DIIs भी होल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रमोटर होल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रमोटर्स हैव द इनसाइड story of the company. They know what's going on inside the company, if the company is doing well or if the company is going to collapse. These are the things that the promoters are aware of. And अगर promoter को कहीं पता चला कि कंपनी डूबने वाली है, तो वो अपना सारा स्टेक्स, सारा शेयर होल्डिंग बेच के वहां से भाग जाएगी. सो इसीलिए अगर प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है, 70%, 80%, 90% एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो समझ लेना ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है उस कंपनी के लिए, राइट? तो ये सब रेशियोज एंड ये सब पॉइंट्स है जो आपको चेक करना होगा इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट दैट स्पेसिफिक कंपनी की उसका करंट परफॉर्मेंस कैसा है. उसके साथ साथ अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना होगा. मैं एनुअल रिपोर्ट्स खोल के आपको ये दिखा सकता हूँ, बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊं, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखा दूंगा कि एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ने हैं और कैसे इन डिटेल यू कैन परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर स्पेसिफिक कंपनी. वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या सोचती है कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है फॉर दैट स्पेसिफिक कंपनी, इन फ्यूचर व्हाट एक्शंस दे आर गोइंग टू टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिट and also improve their overall business in the world, right? So these are the some of the few points that you will check in the qualitative analysis. एंड अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी. देयर आर वेरियस मॉडल्स which research analysts use in order to find the intrinsic value of the company. If you want me to explain the intrinsic value, how to find the intrinsic value in detail, then write in the comment section below. I will also make a video specifically on intrinsic value, how to calculate that value. There are various models, DCF model, dividend discount model, multiple models are there which will help you to find the intrinsic value. So intrinsic value जान के हमको क्या समझ में आता है, किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर TCS का करंट वैल्यू इज 3133 एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज 3200, तो इसका मतलब है दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मतलब दिस स्टॉक इज गुड टू बाय, इट इज एट अ गुड पोजिशन टू बाय. इसका मतलब यही होता है. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, राइट? Stock is overvalued if the intrinsic value is lower than the stock price. If the intrinsic value is higher than the stock price, it means that the stock price is undervalued. ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू देखना भी काफ़ी ज़रूरी है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, हाउ टू परफॉर्म द फंडामेंटल एनालिसिस इन डिटेल. एंड ये कोई भी बिगिनर आराम से चेक कर सकता है जो कि स्टॉक मार्केट में नया है. अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आप इससे भी कई गुना ज़्यादा पॉइंट्स चेक करते हो जो कि प्रोफेशनल चेक करता है, बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू चेक इफ यू वांट टू पुट योर मनी on any particular stock, right? So yeah, that's all you have to do. And along with that, in future I will also help you explain and understand how to do the technical analysis
because fundamental analysis will only tell you whether you are going to buy the stock or not, but technical analysis will actually tell you exactly when to buy the stock. That's right. आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता सकता है कि एक स्टॉक अच्छा है कि खराब है, उसमें पैसा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये नहीं बता पाएगा कि उसमें पैसा कब लगाना है। पैसा कब लगाना, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही दे सकता है, और इस वीडियो में हम लोग उसे कवर नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये गोल्डन रूल याद रखना, नंबर्स आपको पास दिखाते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको फ्यूचर दिखाते हैं। जब दोनों अलाइन हो जाएंगे, समझ लो आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ लिया है। तो अगली बार कोई आपको रैंडम स्टॉक्स टिप दे तो तुरंत खरीदने मत जाओ। screener.com खोलो, फंडामेंटल्स चेक करो, फिर डिसीजन लो कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये एक हैबिट आपके वेल्थ को बचा भी सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज या फिर कुछ रिकमेंडेशंस हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर रिप्लाई दूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू अ ग्रेट डे अहेड।